Good morning everybody, good morning. गुड मॉर्निंग। बताइए रीजनिंग में क्या लिखी थी आखिरी बात हमने? टाइप 4 के क्वेश्चन देख लिए होंगे, जिसमें लिखा जाता है कि अगर पर्टिकुलर स्टेटमेंट 2 या 3 करेक्ट हो या 1 स्टेटमेंट करेक्ट हो तो बाकी के बारे में हम क्या बता सकते हैं। अब हम देख रहे हैं इसमें टाइप 5 और टाइप 6, बस दो ही टाइप इसमें बचे हैं। टाइप 5 में एक्चुअल में टाइप 5 जो लिया गया है वो मैथमेटिक्स से लिया गया है, एमएससी के। तो मैं इसमें एक नियम बताऊंगा, बस उसी से उत्तर निकाल देना। बाकी इसको अगर आपको बहुत डिटेल में समझना हो तो आपको एमएससी मैथमेटिक्स 4th सेमेस्टर में इसकी थ्योरी मिल पाएगी। ठीक है, तो टाइटल डालिएगा टाइप 5 और फिर हम अजम्पशन, स्टेटमेंट और अजम्पशन स्टार्ट करेंगे। टाइप 5 लिखना, स्टेटमेंट मोहन इज ईदर ऑनेस्ट और इंटेलिजेंट। स्टेटमेंट लिखेंगे मोहन या तो ईमानदार है, मोहन या तो ईमानदार है या होशियार, मोहन या तो ईमानदार है या होशियार। अब लिखेंगे कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 1 मोहन इज ऑनेस्ट, मोहन ईमानदार है, therefore he is not intelligent। मोहन ईमानदार है इसलिए वह होशियार नहीं है। कंक्लूजन सेकंड मोहन इज इंटेलिजेंट, therefore he is not honest। मोहन होशियार है इसलिए वह ईमानदार नहीं है, इसलिए वह ईमानदार नहीं है। मोहन इज नॉट ऑनेस्ट, मोहन ईमानदार नहीं है, therefore he is intelligent। मोहन ईमानदार नहीं है इसलिए होशियार है। मोहन इज नॉट इंटेलिजेंट, therefore he is honest। मोहन होशियार नहीं है इसलिए ईमानदार है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मोहन होशियार है इसलिए ईमानदार नहीं है, मोहन ईमानदार है, सॉरी, मोहन होशियार है इसलिए ईमानदार नहीं है। दूसरा, मोहन ईमानदार है इसलिए होशियार नहीं है। तीसरा, मोहन ईमानदार नहीं है इसलिए होशियार है। चौथा, मोहन होशियार नहीं है इसलिए ईमानदार है। फिर इसके बाद आपको ऑप्शन दिए जाते हैं इसमें कि कौन कौन से 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4,
4 and 1, 2 and 4। अभी मैंने पढ़ाया नहीं, यदि आपको एक तुक्का लगाने का मौका दिया जाए तो आप क्या आंसर लगाएंगे? बहुत बढ़िया। तो यहां मैं जो ट्रिक्स बता रहा हूं उसे आप नोट कर सकते हैं। ऐसे सवाल जहां लिखा जाए कि आइदर मोहन या तो ये है या ये है, जैसे कोई आपसे कहे कि मैं या तो चाय पीऊंगा या कॉफी पीऊंगा, तो यहां ये सावधानी बरतना कि मैं चाय नहीं पीऊंगा तो कंफर्म कॉफी पीऊंगा, मैं कॉफी नहीं पीऊंगा तो कंफर्म चाय पीऊंगा। मतलब जब मैं एक ऑप्शन को मना कर दूं तो दूसरा गारंटेड सही होगा, लेकिन अगर मैं किसी एक ऑप्शन को हाँ कह दूं तो दूसरा गारंटेड गलत होगा, इसकी गारंटी नहीं होती है। दैट मीन्स ऐसे सवालों में पहले आप एक को मना कर दीजिए, पहले आप एक को मना कर दीजिए तो बचे हुए को हम सही मान लेंगे। याद रखना, ईदर का रियल में मतलब यही लिया जाता है। ईदर का जब भी सवाल आएगा तो याद रखेंगे पहले आप मना करेंगे और फिर आप सही मानेंगे, पहले आप मना करेंगे फिर सही मानेंगे। इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए था ऑप्शन सी, तीसरा और चौथा कंक्लूजन। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ईदर के प्रश्नों की ये ट्रिक्स कहे या ईदर के प्रश्नों को हल करने का मेथड, पहले आप एक को मना करिए तो दूसरे को हम सही मानेंगे। जैसे किसी ने कहा कि मैं या तो ट्विटर यूज करता हूं या फेसबुक, तो निष्कर्ष क्या आप बता सकते हैं अब कि मैं या तो ट्विटर यूज करता हूं या फेसबुक? इसका मीनिंग क्या निकालेंगे आप लोग अब यहां से? यदि मैं ट्विटर नहीं यूज करता तो मैं फेसबुक यूज करता हूं, यदि मैं फेसबुक यूज नहीं करता तो मैं ट्विटर यूज करता हूं। क्या रियल में आप कर पाएंगे ऐसे सवालों को हल? ये 2016 या 17 में आया हुआ सवाल है, इसके पहले 2009 में, 2004 में भी आया हुआ है। तो ये बहुत स्पेशल टाइप है, शायद इसके क्वेश्चन आप कहीं मिल पाए, लेकिन ये बिल्कुल बहुत ही मतलब साबित किया जाता है। कभी आप मैथमेटिक्स एमएससी करने वाला कोई अच्छा विद्यार्थी हो जो अच्छी यूनिवर्सिटी से कर रहा हो तो उनसे पूछेगा, तो 4th सेमेस्टर में वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ नाम से एक चैप्टर है। बिल्कुल कर पाएंगे, फिर इसमें हो जाएगा। ट्रिक्स बड़ा सिंपल सा है, पहले आप एक ऑप्शन को मना करिए तो दूसरा सही होगा, यदि आप दूसरे को मना करेंगे तो पहला सही होगा, लेकिन आप किसी को सही कह के दूसरे को गलत नहीं कह सकते हैं। तो टाइटल डालिए अब, लास्ट टाइप, अंतिम टाइप है टाइप 6। बिल्कुल इजी टाइप है, हम इसमें 4 स्टेटमेंट एंड 4 कंक्लूजन पढ़ेंगे। 4 स्टेटमेंट एंड 4 कंक्लूजन, 4 कथन और 4 निष्कर्ष। फोर स्टेटमेंट एंड 4 कंक्लूजन लिखना। पहला प्रश्न, जैसे हमने 2 स्टेटमेंट पढ़े थे, अब 4 स्टेटमेंट रहेंगे। ऑल पेन्स आर पेंसिल, all pencils are rubber,
all rubbers are plastic, all plastic are paper। ये सभी स्टेटमेंट है। कंक्लूजन, all pens are paper, all pencil are paper, some plastic are pencil, all papers are rubber। बनाइए चित्र और बताइए कि कौन कौन से कंक्लूजन सही होंगे, जैसे कि हम अभी तक हल करते थे। अब यहां पर आपको बताना होगा कि कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2, कंक्लूजन 3, 4 के बारे में क्या चीज रहेगी। बताएं कौन कौन से कंक्लूजन 1, 2, 3। बहुत ही बढ़िया अंकिता। शिवम, गगन, कंचन, सभी तो नहीं होंगे ऑब्वियसली। आइए अब सभी लोग ध्यान दें कि कैसे हम हल करेंगे ऐसे सवालों को। ऑल पेन्स आर पेंसिल, तो ये पेन, ये सारी पेन पेंसिल है। ऑल पेंसिल्स आर रबर, सारी पेंसिल रबर है। ऑल रबर्स आर प्लास्टिक, ये सारा रबर प्लास्टिक है। ऑल प्लास्टिक आर पेपर। तो एक के अंदर ऐसी 5 रिंग बनेगी। दूसरे में ओवरलैप, अंडरस्टूड है ये कि पांचों ऑल है तो ओवरलैप तो रहेंगे ही। पेन, पेंसिल, पेपर, प्लास्टिक, रबर। सीक्वेंस आगे पीछे से यहां कोई दिक्कत नहीं होगा, ओवरलैप में बात सेम ही रहती है। अब हम कंक्लूजन को चेक कर रहे हैं। ऑल पेन्स आर पेपर, क्या सभी पेन पेपर हैं? जी हाँ, पूरे पेन पेपर हैं। ऑल पेंसिल्स आर पेपर, क्या पूरी पेंसिल भी पेपर के अंदर है? जी हाँ, पूरा पेंसिल पेपर है। सम प्लास्टिक आर पेंसिल, प्लास्टिक का कुछ हिस्सा पेंसिल का है। बिल्कुल प्लास्टिक का ये वाला हिस्सा पेंसिल नहीं तो कुछ तो है। यहां पर पूरा प्लास्टिक पेंसिल है। ऑल पेपर्स आर रबर, पूरा पेपर रबर नहीं है, कुछ हिस्सा पेपर का रबर है बाकी नहीं है। और यहां तो वो भी सही है। सही वही होता है जो दोनों में सही होगा। आंसर आएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पहला, दूसरा और तीसरा। अब इसमें वही व्यक्ति हल कर पाएगा जिसने पुरानी पूरी अच्छी प्रैक्टिस की होगी, नहीं तो रिवाइज अच्छा किया होगा। बाकी तो चेहरे भयानक बनाने वालों की कमी थोड़ी रहेगी। और ट्राई करिए अभी इसी में। ऑल इंडियंस आर ग्रेट स्टेटमेंट। ऑल ग्रेट्स आर फूल, some fools are graduates,
some graduates are student. सभी भारतीय महान हैं, सभी महान मूर्ख हैं, कुछ मूर्ख स्नातक हैं, कुछ स्नातक विद्यार्थी हैं. Some Indians are student. कुछ भारतीय विद्यार्थी हैं. All Indians are fool. सभी भारतीय मूर्ख हैं. Some graduates are Indian. कुछ स्नातक भारतीय हैं. No Indians are student. कोई भारतीय विद्यार्थी नहीं है. No Indians are students. कोई भारतीय विद्यार्थी नहीं है. बताइए. वंदना ओनली सेकंड. फोर्थ भी सही हो रहा है कुछ लोगों का. 2 चित्र बनाइए तभी चीजें पता सही चलेगी. एक चित्र में तो पॉसिबिलिटीज बहुत सारी दिख सकती हैं. जब सभी स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो निगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता है, सिवाय कॉम्प्लीमेंट्री को छोड़कर. आइए देख लेते हैं. सबसे पहले तो चित्र आप लोगों ने कैसा बनाया मुझे बताइएगा. ऑल इंडियंस आर ग्रेट. पूरे इंडियन ग्रेट है. ऑल इंडियंस आर ग्रेट. ऑल ग्रेट्स आर फूल. सभी ग्रेट मूर्ख है. सम फूल्स आर ग्रेजुएट. फूल का कुछ हिस्सा ग्रेजुएट है. एंड सम ग्रेजुएट्स आर स्टूडेंट. दूसरे में अभी भी ओवरलैप ही होगा. ग्रेट, फूल, ग्रेजुएट, स्टूडेंट, इंडिया. क्या चित्र ऐसा ही बनाया था आप लोगों ने? तो अब अगर आपने चित्र सही बनाया था तो बस अब हमें चेक करना है. मैं इसे थोड़ा छोटा करके देखता हूं. अब हमें इसे चेक करना है बस. वन सेकंड. आइए चेक करते हैं. सम इंडियंस आर स्टूडेंट. क्या कुछ इंडियंस, ये कुछ इंडियंस स्टूडेंट हैं? ये कुछ इंडियन स्टूडेंट हैं तो कोई रिलेशन नहीं, लेकिन यहां सही है. ऑल इंडियंस आर फूल. क्या पूरे इंडियंस फूल हैं? तो पूरे इंडियंस फूल हैं. सम ग्रेजुएट्स आर इंडियन. सम ग्रेजुएट्स, ये ग्रेजुएट्स क्या इंडियन हैं? तो ग्रेजुएट और इंडियन में कोई रिलेशन नहीं. नो इंडियंस आर स्टूडेंट. कोई भी इंडियन स्टूडेंट्स नहीं है. यहां सही है लेकिन यहां गलत है. तो दूसरा तो गारंटेड सही है, लेकिन डायगोनल देख लीजिए बहुत सारे बन रहे हैं. तो गौर करिए कि चौथे के साथ कौन कॉन्ट्राडिक्टरी है. तीसरा और चौथा कॉन्ट्राडिक्टरी है या पहला और चौथा कॉन्ट्राडिक्टरी है. तो सम इंडियंस आर स्टूडेंट, नो इंडियंस आर स्टूडेंट.
उसी बात को हाँ कहा और उसी बात को ना कहा, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो इसका आंसर आना चाहिए था ओनली सेकंड एंड ईदर फर्स्ट और फोर्थ, या तो पहला केवल दूसरा तथा या तो पहला या चौथा, केवल दूसरा तथा या तो पहला या चौथा, मतलब रियल में आंसर यही आना चाहिए था। वास्तविक रूप में आप लोगों का आंसर आना चाहिए था केवल दूसरा तथा या तो पहला या चौथा। कर पाएंगे आंसर इस टाइप में? डायगोनल का मतलब ये थोड़ी होता है कि कंटिन्यू वाले स्टेटमेंट में डायगोनल बनेगा। तो आंसर आना चाहिए था केवल दूसरा तथा या तो पहला या चौथा। नहीं, बस एक आखिरी सवाल, चारों स्टेटमेंट सम वाले दे रहा हूं, अब मैं चारों स्टेटमेंट सम वाले दे रहा हूं। सम बॉयज आर गर्ल्स, सम गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, some intelligent are doctor, some doctors are graduates. Some boys are intelligent, कुछ लड़के होशियार हैं, some girls are graduate, no boy is intelligent, कोई लड़का होशियार नहीं है, no girl is intelligent, is graduate, कोई लड़की स्नातक नहीं है। बनाइए अब इसको। और बताइए क्या आंसर इस बार आप बनाएंगे। बताएं क्या आंसर अब आप लिखेंगे। ईदर 1 and 3 एंड ईदर 2 and 4, बहुत बढ़िया। या तो पहला और तीसरा तथा या तो दूसरा और चौथा, दो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेगी। बार बार कह रहा हूं मैं, दो डायग्राम बनाइए। पहला डायग्राम तो बनना चाहिए था बहुत सिंपल, बॉयज गर्ल्स इंटेलिजेंट डॉक्टर ग्रेजुएट, बॉयज गर्ल्स
इंटेलिजेंट, डॉक्टर, ग्रेजुएट। पहला स्टेटमेंट, पहला कंक्लूजन, सम बॉयज आर इंटेलिजेंट, सम बॉयज आर इंटेलिजेंट, सम गर्ल्स आर ग्रेजुएट, सम गर्ल्स आर ग्रेजुएट, नो बॉय इज इंटेलिजेंट, कोई लड़का इंटेलिजेंट नहीं, नो गर्ल्स इज ग्रेजुएट, कोई लड़की स्नातक नहीं। अब यहां डायगोनल तो बहुत सारे बन रहे हैं, पर आप कॉन्ट्राडिक्शन देख सकते हैं, पहले और तीसरे में है, तो चेक करो क्या पहले और तीसरे में डायगोनल बन रहा है। दूसरे और चौथे में कॉन्ट्राडिक्शन है, तो क्या डायगोनल बन रहा है, और यदि हाँ तो आंसर आएगा 1 ईदर 1 और 3 एंड ईदर 2nd और 4, या तो पहला और तीसरा तथा या तो दूसरा और चौथा। और इसी के साथ सिलोजिज्म नाम का यह अध्याय समाप्त होता है। फाइनली सिलोजिज्म यहां खत्म होता है। इसमें बस अब आप प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए, और अब यदि आप सही तरीके से मेथड अप्लाई कर रहे हैं और यदि प्रश्न का उत्तर गलत आ रहा है तो उसका एक ही कारण होगा, किताब वाले ने आंसर गलत दिया होगा, बाकी अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि 2 वेन डायग्राम मेथड एक ऐसी मेथड है जिसमें 100% की गारंटी की हम बात करते हैं। आइए आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्टेटमेंट एंड assumption कथन और धारणा। स्टेटमेंट एंड assumption कथन और धारणा। सबसे पहला सवाल है कि व्हाट इज द assumption, धारणा किसे कहते हैं। छोटा सा टॉपिक है, अभी आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। व्हाट इज द assumption, धारणा किसे कहते हैं। पूर्वानुमान और पहले से बनाई गई सोच, जो पहले से ही प्रचलित है, प्री थिंकिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेघा, ठीक है, अच्छी बातें बताइए, लेकिन हम आपको पहले ये क्लियर कर ले कि कंक्लूजन एक अलग थिंकिंग है। कंक्लूजन में श्योरिटी की बात होती है, कंप्लीटली बेस्ड ऑन स्टेटमेंट की बात होती है, लेकिन अजम्पशन एक पूरी तरह से अलग कंसेप्ट है। तो टाइटल डालिए, पहले अजम्पशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज द हिडन पार्ट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, यह किसी कथन का छिपा हुआ भाग होता है। इट इज द हिडन पार्ट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, यह किसी कथन का छिपा हुआ भाग होता है। किसी कथन का छिपा हुआ भाग होता है जो उस कथन का संभावित कारण हो सकता है। It is the hidden part of a statement or argument which may be a possible reason, which may be a possible reason, जो उस कथन का संभावित कारण हो सकता है, जो उस कथन का संभावित कारण हो सकता है। देखना, कथन का छिपा हुआ भाग, दैट मीन्स कथन में स्पष्ट रूप से डायरेक्टली ऐसा कुछ कहा नहीं, हाँ, लेकिन अंदाजा लग रहा है
बात महसूस हो रही कि शायद ही ऐसा ही कुछ कहा गया है, ऐसा ही कुछ कहा गया है। तो अजम्पशन, धारणा, जैसे समझना, एक उदाहरण देकर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए कि भारत के कृषि मंत्री ने, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया है कि वो बड़ी मात्रा में शुगर का इंपोर्ट करेंगे। उन्होंने ऐसी बात मीडिया में कही और उसके बाद मुझसे किसी ने पूछा कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने ऐसा क्यों कहा होगा। तो मैंने कहा शायद इंडिया में शुगर की डिमांड बढ़ गई होगी, शायद इंडिया में शुगर का प्रोडक्शन कम हो गया होगा, शायद शुगर की प्राइसेस आसमान छू रही होगी, इसलिए उसको इंपोर्ट करके सप्लाई बढ़ाया जा रहा होगा, शुगर में महंगाई आ गई होगी। ये सारी बातें पॉसिबल है, बट इसका एक्चुअल रीजन केवल और केवल एग्रीकल्चर मिनिस्टर जानते हैं। तो केवल कृषि मंत्री को छोड़कर जो भी लोग बातें बोल रहे होंगे वो सभी उन व्यक्तियों के अजम्पशंस हैं। दैट मीन्स अजम्पशन किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा बताई गई बात है जिसने कथन पेश नहीं किया, उसके अलावा। जिसने कथन नहीं बताया, उसके अलावा किसी थर्ड पर्सन के द्वारा बताई गई बात को ही हम नाम दे देते हैं अजम्पशंस। जैसे कई बार आप लोग हिंदी में जो कविताओं का व्याख्या करते थे, जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, तो वहां आप लिखते थे कि यहां पानी का मतलब इज्जत से है, और रहीमन साहब कहते हैं कि बिना इज्जत की जिंदगी नहीं है। तो तुम्हें रहीमन बताने आए थे। मैं ये मानता हूं कि रहीमन इतने बुद्धिजीवी थे कि वह अपने जमाने में ही पानी के इंपॉर्टेंस को समझ गए थे, और इसलिए लोगों से कह रहे थे कि बिना इज्जत के भी जिंदगी हो सकती है, बिना पानी के जिंदगी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब मेरी बात को केवल एक ही व्यक्ति नकार सकता है, स्वयं रहीमन आकर कहे कि मैंने ऐसा नहीं कहा था, तब जाकर वो मेरी बात गलत रहेगी, नहीं तो वो भी एक सही अजम्पशन माना जा सकता है। अजम्पशन और कंक्लूजन का डिफरेंस देख लीजिए। यहां पॉसिबिलिटीज की बात होती है, यहां श्योरिटी की बात होती है। यह बेस्ड ऑन स्टेटमेंट है, मतलब कथन से जुड़ा होता है, बट इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट। यह पूर्णतः कथन पर आधारित होता है। ये पॉसिबल रीजन होता है, संभावित कारण होता है, और ये तो श्योर रिजल्ट होता है, परिणाम होता है। तो दोनों में बहुत अंतर है। बहुत इजी टॉपिक है ये, क्योंकि आपको इसमें बस जांचना है कि मैं जो धारणा दे रहा हूं क्या वो एक पॉसिबल रीजन होगा या नहीं। अगर आपको लगता है कि हाँ वो एक पॉसिबल रीजन हो सकता है, तो आप डिक्लेयर कर देना कि वो एक सही धारणा है, आप घोषित कर देना कि वो एक सही अजम्पशन है। तो आइए जरा देखिए कितने लोग मेरी बात को समझ पाए हैं। लिखेंगे स्टेटमेंट, कथन। पहले मैं अंग्रेजी में बोलूंगा फिर हिंदी में लिखना। ए वार्निंग इन ए ट्रेन कंपार्टमेंट, ट्रेन के डिब्बों में लिखी गई, ट्रेन के डिब्बों में एक चेतावनी। ट्रेन के डिब्बों में लिखी गई एक चेतावनी। ए
warning in a train compartment to stop train, pull chain, to stop train, pull chain। ट्रेन के डिब्बों में लिखी एक चेतावनी, ट्रेन रोकने के लिए चेन खींचिए, ट्रेन रोकने के लिए चेन खींचिए। improper use, penalty for improper use ₹1000। improper use, for improper use penalty is 1000। ट्रेन के डिब्बों में लिखी गई एक चेतावनी, ट्रेन रोकने के लिए चेन खींचिए, गलत कारण से रोकने पर ₹1000 का दंड लिया जाएगा। A warning in a train compartment to stop train, pull chain, penalty for improper use ₹1000। ट्रेन के डिब्बों में एक चेतावनी, ट्रेन रोकने के लिए चेन खींचिए, गलत कारण से रोकने पर ₹1000 का दंड लिया जाएगा। गलत कारण से रोकने पर ₹1000 का दंड लिया जाएगा। ठीक है, अब आपको धारणा, अजम्पशन बतानी है। अजम्पशन मैं जो दे रहा हूं उसमें चेक करना है कि क्या ये अजम्पशन सही होगा या नहीं। लिखना अजम्पशन फर्स्ट, इन ए सर्टेन ओकेशन पीपल में वांट टू स्टॉप ए रनिंग ट्रेन। निश्चित परिस्थितियों में लोग चलती ट्रेन को रोकना चाहते होंगे। इन ए सर्टेन ओकेशन पीपल में वांट टू स्टॉप ए रनिंग ट्रेन। निश्चित परिस्थितियों में लोग चलती ट्रेन को रोकना चाहते होंगे। इन ए सर्टेन ओकेशन पीपल में वांट टू स्टॉप ए रनिंग ट्रेन। assumption सेकंड, निश्चित परिस्थितियों में लोग चलती ट्रेन को रोकना चाहते होंगे। assumption सेकंड, some people misuse the alarm chain। कुछ लोग इसका गलत उपयोग करते होंगे। कुछ लोग इसका गलत उपयोग करते होंगे। Some people misuse the alarm chain। ऑप्शन होंगे 4। ए होगा ओनली फर्स्ट इज द ट्रू assumption, बी होगा ओनली सेकंड, सी होगा बोथ और डी होगा नन। बहुत बढ़िया, जिन लोगों ने भी सी आंसर लगाया है इसका मतलब वो समझ गए हैं। बहुत बढ़िया। ऑब्वियसली मुझे बताओ ये सुविधा क्यों दी होगी? शायद सर्टेन कंडीशन ऐसी होती होगी जब लोगों को चलती ट्रेन रोकनी पड़ती होगी, तभी तो ऐसा वो बोल रहा है। पुल चेन टू स्टॉप द ट्रेन, ट्रेन रोकने के लिए चेन खींचिए। और कुछ लोग गलत उपयोग करते होंगे इसलिए पेनल्टी भी लगा दी होगी। हम कहेंगे ऑब्वियसली दोनों तो पूरे खुले तौर पर दिख रहे। फिर ट्राई करिए दूसरा प्रश्न। If it does not rain through the month, if it does not rain through this month, most of the farmers would be in trouble this year। Most of the farmers would be in trouble this year। यदि इस पूरे माह वर्षा नहीं हुई तो अधिकतर किसान कठिनाई में आ जाएंगे। Most of the farmers would be in trouble this year। यदि इस पूरे माह वर्षा नहीं हुई तो अधिकतर किसान कठिनाई में आ जाएंगे। धारणा पहली, assumption फर्स्ट। आप क्या सोचेंगे इसमें? तो आपको सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों कहा गया।
तो आपके दिमाग को एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि हमें क्या सोचना है, मतलब ऐसा क्यों कहा गया। तो अजम्पशन फर्स्ट, टाइमली रेन इज एसेंशियल फॉर फार्मिंग, समय पर वर्षा का होना कृषि के लिए आवश्यक होगा। टाइमली रेन इज एसेंशियल फॉर फार्मिंग, समय पर वर्षा का होना कृषि के लिए आवश्यक होगा। assumption सेकंड, धारणा दूसरी, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स मे बी डिपेंड ऑन रेन, अधिकतर किसान वर्षा पर निर्भर होंगे। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स मे बी डिपेंड ऑन रेन, अधिकतर किसान वर्षा पर निर्भर होंगे। चार ऑप्शन वही है आपके पास, ए ओनली फर्स्ट, बी ओनली सेकंड, सी बोथ, डी नन। बहुत बढ़िया। ऑब्वियसली ऐसा वो क्यों कह रहा होगा, क्योंकि शायद अधिकतर किसान कठिनाई में इसलिए आएंगे क्योंकि अधिकतर निर्भर हैं। और दूसरा, इसका एक और बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि समय, क्योंकि इस पूरे माह वर्षा नहीं हुई, इसका मतलब वो टाइम भी इंपॉर्टेंस बताने की कोशिश कर रहा है, तो शायद टाइम का भी इंपॉर्टेंस है। आंसर आना चाहिए था, दोनों ही अजम्पशन अपनी जगह बिल्कुल सही है। तीसरा प्रश्न, अब थोड़ा लेवल बढ़ा रहा हूं मैं। There has been a remarkable increase in the air traffic in India. भारत में पिछले कुछ वर्षों से वायु यातायात में भारी वृद्धि देखी जा रही है। There has been a remarkable increase in the air traffic in India. भारत में पिछले कुछ वर्षों से वायु यातायात में भारी वृद्धि देखी जा रही है। There has been a remarkable increase in the air traffic in India during the past few years. भारत में पिछले कुछ वर्षों से वायु यातायात में भारी वृद्धि देखी जा रही है। Assumption first, धारणा पहली, there has been a remarkable increase in the air traffic in India during the past few years. Assumption first, traveling by air has become a status symbol now. वायु मार्ग से यात्रा करना प्रतिष्ठा का चिन्ह होगा। Traveling by air has become a status symbol now. वायु मार्ग से यात्रा करना प्रतिष्ठा का चिन्ह होगा। Second, assumption second, large number of people are able to afford air travel now. बड़ी संख्या में लोग अब वायु मार्ग का किराया देने में सक्षम हुए होंगे। Large number of people are able to afford air travel now. बड़ी संख्या में लोग अब वायु मार्ग का किराया देने में सक्षम हुए होंगे। वही चार ऑप्शन आपके पास है। आप लोग बस इतना सोचिए, क्या स्टेटस सिंबल के कारण चीजों में बड़ी संख्या में वृद्धि होती है?
क्या ये रीजन हो सकता है कि स्टेटस सिंबल होने के कारण लोग केवल फोटो खींचने के लिए ट्रेवलिंग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लोगों को दिखाना है कि वो भी बाय एयर ट्रेवल जा सकते हैं? क्या लोग केवल दिखावे के लिए जा रहे होंगे एयर ट्रैफिक का बढ़ाने के लिए? ऑब्वियसली दूर दूर तक ये रीजन नहीं हो सकता है। और याद रखो, जब रिमार्केबल इंक्रीज कोई चीज हो जाए तो वैसे भी वो स्टेटस सिंबल रहेगी कहां, क्योंकि स्टेटस सिंबल वही चीजें होती है जो कुछ लोगों तक सीमित होती है। आंसर आना चाहिए था केवल दूसरा। शायद बड़ी संख्या में लोग अब किराया देने में सक्षम हुए होंगे, या हो सकता है कुछ और रीजन हो, प्राइस कम हो गए हो, लेकिन दूसरा पॉसिबल है, पहला दूर दूर तक भी नहीं। फिर ट्राई करिए। प्लीज डू नॉट यूज लिफ्ट वाइल गोइंग डाउन। कृपया नीचे उतरते समय लिफ्ट का उपयोग न करें। प्लीज डू नॉट यूज लिफ्ट वाइल गोइंग डाउन। कृपया नीचे उतरते समय लिफ्ट का उपयोग न करें। उसी में लिखना है, एन इंस्ट्रक्शन on the fifth floor of a 5-story building. An instruction on the fifth floor of a 5-story building. किसी 5 मंजिला इमारत की 5वीं मंजिल पर लिखी गई सूचना। उसी में लिखना है, किसी 5 मंजिला इमारत की 5वीं मंजिल पर लिखी गई सूचना। assumption फर्स्ट, धारणा पहली, द लिफ्ट इज अनेबल टू कैरी एनी लोड। लिफ्ट भार ले जाने में सक्षम नहीं होगी। The lift is unable to carry any load while going down. लिफ्ट नीचे भार ले जाने में सक्षम नहीं होगी। Assumption second, it is an request not an order. यह एक विनती है न कि आदेश। यह एक विनती है न कि आदेश। चारों ऑप्शन सेम वही है। बहुत सिंपल सवाल है, आप इसको जबरदस्ती कठिन कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, ऐसी कौन सी लिफ्ट है जो ऊपर ले जाए नीचे ना लाए? दूसरी बात, अगर वो लिफ्ट खराब होती, नीचे ले जाने में सक्षम नहीं होती मेरे गंदे लाल लालियो, तो क्या वो प्लीज वर्ड यूज करता? क्या वो इंस्ट्रक्शन लिखता, वो वार्निंग लिखता, आदेश देता? इसका मतलब एक नॉर्मली वो जान ये बताना चाह रहा है कि भाई लिफ्ट का यूज ज्यादा चढ़ने वाले कर सके, उतरते समय सीढ़ियों से उतरिए तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आंसर आना चाहिए था ओनली सेकंड। आप केवल पॉसिबल रीजन भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं, दोनों उत्तर लगा दे रहे हैं। अरे लिफ्ट अगर खराब होती, लिफ्ट में कोई इश्यूज होता, लिफ्ट नीचे ले जाने में सक्षम नहीं होती, तो चेतावनी होती। और ऐसी कौन सी लिफ्ट देख ली तुमने जो ऊपर ले आए और नीचे ना ले सके? अजीब सी बातें हैं। और ये तो इंस्ट्रक्शन कई जगह लिखा होता है कि सीढ़ियों का उपयोग करिए ताकि लिफ्ट को थोड़ा सा यूज किया जा सके ज्यादा ऊपर जाने के लिए। आखिरी सवाल चैप्टर का भी और रीजनिंग अभी का, फिर हम मैथ्स में आ जाएंगे और अगले दिन अगला चैप्टर। स्टेटमेंट,
To keep myself up to date, I always listen to 9 PM news on radio. मैं अपने आप को अद्यतन रखने के लिए हमेशा रात 9 बजे के समाचार सुनता हूं. To keep myself up to date, I always listen to 9 PM news on radio. मैं अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए रात 9 बजे के रेडियो पर समाचार सुनता हूं. डैश करके उसी में लिखना है. एक कैंडिडेट टेल द इंटरव्यू बोर्ड. एक अभ्यर्थी ने साक्षात्कार बोर्ड से कहा. एक कैंडिडेट टेल द इंटरव्यू बोर्ड. एक अभ्यर्थी ने साक्षात्कार बोर्ड से कहा. A candidate tell the interview board. Assumption first. धारणा पहली. The candidate does not read newspaper. अभ्यर्थी समाचार पत्र नहीं पढ़ता होगा. The candidate does not read newspaper. अभ्यर्थी समाचार पत्र नहीं पढ़ता होगा. धारणा दूसरी. हाल फिलहाल की खबरें केवल रेडियो पर प्रसारित होती होगी. रिसेंट न्यूज इज ब्रॉडकास्ट ओनली ऑन रेडियो. हाल फिलहाल की खबरें केवल रेडियो पर प्रसारित होती होगी. हाल फिलहाल की खबरें केवल रेडियो पर प्रसारित होती होगी. वही 4 ऑप्शन है. आपको बताना है कौन से अजम्पशन सही होंगे. अद्भुत. उस कैंडिडेट ने कहा कि मैं अपने आप को अद्यतन. मान लीजिए आपने अपने इंटरव्यू बोर्ड में जवाब दिया, तो इसका मतलब ये मान लिया जाए कि आप कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते होंगे. भाई उसने कहा ये ऐसा बोला है, वो तो अपने आप की बात बता रहा था, ऐसा कोई रीजन नहीं है उसके पीछे. और जिन गधों ने, ध्यान से सुनना, जिन गधों ने भी लगाया, कुछ तो लॉजिक लगाते कि हाल फिलहाल की खबरें केवल रेडियो पर ही प्रसारित होती है. हमारे देश का नंबर 1 मीडिया नहीं, न्यूज़पेपर प्रिंट मीडिया नहीं. मुझे नहीं पता कि बी कैसे और किस लॉजिक से गधों ने सोच लिया है. मूर्ख जैसा बिहेव कर रहे हैं बिल्कुल. आंसर आना चाहिए था दोनों ही धारणाएं गलत हैं. ऐसी कोई धारणा इसके आधार पर निर्मित नहीं हो सकती है. सी भी लगा रहे कुछ महान शख्स. ए वालों को तो मैं एक बार माफ भी कर दूं, लेकिन बी और सी वाले शुद्ध रूप से मूर्ख हो गए. क्या वो पॉसिबल रीजन हो सकता है कि वो न्यूज़पेपर बिल्कुल नहीं पढ़ता होगा, या वो ये बताना चाह रहा है कि मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूं? ऐसी कोई धारणा नहीं निकाली जा सकती. और बी तो दूर दूर तक नहीं हो सकता कि केवल हाल फिलहाल की खबरें रेडियो पर प्रसारित होती हैं. कल हम देखेंगे इसमें नया टॉपिक. आइए मैथ्स पर बातचीत करने जा रहे हैं हम लोग. सबसे कठिन टाइप पर आ गए हैं, मतलब हम लोग अब सबसे टिपिकल टाइप की हम बातचीत करेंगे. टाइप 14. टाइप 13 में हमने बता दिया था कि अगर
खरीदने और बेचने मतलब बेचते समय दोनों बार प्रॉफिट और लॉस सेम हो तो आप डायरेक्टली दोनों बेचने की कीमत का एवरेज निकाल दीजिएगा। ठीक है, लिखना पहला प्रश्न, एक विक्रेता अपनी वस्तुओं को एक विक्रेता अपनी वस्तुओं को 20% लाभ में बेचता है। टाइप 14 सबसे टिपिकल टाइप है यह। थोड़ा सावधानी से और बहुत ही सोच समझकर, प्रश्न निश्चित ही कठिन है, थोड़ा ध्यान देना प्लीज इसे। एक विक्रेता अपनी वस्तुओं को 20% लाभ में बेचता है। वन सेकंड, एक विक्रेता अपनी वस्तुओं को 20% लाभ में बेचता है। ए सेलर सेल द आर्टिकल्स एट 20% प्रॉफिट। if he had been bought it at 20% less, यदि वह उसे 20% कम में खरीदता, if he had bought it at 20% less, if he had bought it at 20% less, यदि वह उसे 20% कम में खरीदता एंड सेल इट फॉर ₹5 लेस, और ₹5 कम में बेचता एंड सेल इट एट ₹5 लेस, और ₹5 कम में बेचता, he would have gained 25%, तो भी उसे 25% का लाभ होता। he would have gained 25%, तो भी उसे 25% का लाभ होता। then what is the CP of the article, तब वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मैं पूरा प्रश्न फिर से पढ़ रहा हूं हिंदी में पहले। एक विक्रेता वस्तुओं को 20% लाभ में बेचता है। यदि वह उसे 20% कम में खरीदता और ₹5 कम में बेचता, तो भी उसे 25% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अंग्रेजी पढ़ रहा हूं। ए सेलर सेल द आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट if he had been bought it at 20% less and less it for ₹5 less, he would have gained 25%. then what is the CP of the article, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब पहला सवाल है, मैं हल कर रहा हूं, सीखने पर ध्यान देना, रियल में कठिन सवाल है। मैं कोई किताबी मेथड नहीं बता रहा हूं, डायरेक्ट मेरी मेथड बता रहा हूं। इसमें पूछा गया है कि सीपी मतलब वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। हम मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य ₹100 है। हम मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य ₹100 है। अगर ₹100 में सारी बातें सेट हुई तो 100 सच होगा, नहीं तो फिर एक इक्वेशन बनाएंगे कि ₹100 माना तो ऐसा हुआ, कितना माने कि ऐसा हो। देखते हैं। वो कह रहा है कि वो पहले बेच रहा था 20% के प्रॉफिट में, तो इसका मतलब पहले वो बेच रहा होगा ₹120 में। अब वो कहता है कि अगर वो उसे 20% कम में खरीदता, 20% कम में खरीदने का मतलब ₹80 में खरीदता। अब ये जो ₹5 दिया है ना, यही सबसे गंदी चीज है यहां। याद रखना, जिंदगी में और मैथ्स में ऐसे सवालों में रुपए को सब आखिरी में देखेंगे, बाद में देखेंगे। अभी हम सब परसेंट का खेल देखेंगे। तो उसे प्रॉफिट हो रहा था दूसरी बार 25% का। तो मैंने कहा भाई 80 का 25% का प्रॉफिट मतलब ₹20 का प्रॉफिट। मतलब उसने दूसरी बार ₹20 महंगा बेचा, मतलब ₹100 में बेचा।
तो जब मैंने उसकी कीमत 100 रुपए मानी थी, तो पहली बार की तुलना में दूसरी बार वह 20 रुपए सस्ता बेच रहा है महोदय। 20 रुपए सस्ता बेचा उसने, 20 रुपए। लेकिन ये तो कह रहा था कि 5 रुपए सस्ता बेचा था। मतलब सीपी 100 रुपए मानने पर 20 रुपए सस्ता बेचता है। 5 रुपए सस्ता बेचने के लिए कितना सीपी होगा? 5 गुना में 100, 25 रुपए उसका सीपी होगा। इसका मतलब आंसर आएगा 25 रुपए। बहुत से लोगों के चेहरे भयानक हुए होंगे, नो डाउट। बस मैं इतना याद दिला दूं कि आप परसेंटेज वाली चीजों को पहले लेकर दोनों बार बेचने की कीमत की तुलना करेंगे 100 रुपए मानकर, कि 100 रुपए मानने पर पहली बार की तुलना में दूसरी बार उसने कितना सस्ता बेचा। फिर हम कहेंगे कि 20 रुपए सस्ता 100 रुपए सीपी माना तब आया, पर वो तो 5 रुपए सस्ता बोल रहा था, मतलब 25 रुपए सीपी रहा होगा। बाकी कठिन सवाल है, ऐसे सवाल स्किप कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि यूपीएससी इससे ही सवाल पूछ लेगी। एक फार्मूला भी है इसमें, रुपए इंटू 100 SP1 CP1 SP2 CP2। रुपए 5 रुपए की बात थी, बस इसमें सारा डाटा परसेंट में लेना है। पहला बेचने की कीमत 120%, SP 100%, दूसरे बेचने की कीमत 125% और 80%। अगर फार्मूला याद रख सकते हो तो आपकी मर्जी है भाई। मुझे दोनों आते हैं, आप देखिए आपको क्या बेटर लगता है। 2000, 25 रुपए उसकी कीमत होगी। ये परसेंट में है सब, परसेंट में 25% प्रॉफिट मतलब 125%। बाकी ये भी एक तरीका है। अभी एक दो सवाल और सॉल्व करेंगे, शायद समझ में आ जाए। जिनको नहीं समझ में आ रहा है घबरा नहीं, वो छोड़ दे, क्योंकि भाई एक टाइप से पूरा चैप्टर थोड़ी खराब हो जाएगा, पर ये निश्चित ही कठिन टाइप है। ट्राई करिए भला, अगर आप समझ में आ गया है तो नोट करने के बाद लिख लीजिएगा इस तरीके को। नहीं, ये एमएससी लेवल का सवाल नहीं, लेवल 10वीं का ही है, बट ट्राई करिए, लिखिएगा। ए मैन सेल एन आर्टिकल एट 25% प्रॉफिट। एक आदमी वस्तुओं को 25% लाभ में बेचता है। ए मैन सेल एन आर्टिकल एट 25% प्रॉफिट। एक आदमी वस्तुओं को 25% लाभ में बेचता है। इफ ही हैड बॉट इट एट 20% लेस, यदि वह उसे 20% कम में खरीदता। इफ ही हैड बॉट इट एट 20% लेस and sold it for rupees 10.50 less,
और 10.5 रुपए कम में बेचता एंड सोल्ड इट फॉर ₹10.50 लेस, और 10.5 रुपए कम में बेचता, he would have gained 30%, तो भी उसे 30% का लाभ होता। he would have gained 30%, तो भी उसे 30% का लाभ होता। What is the CP of the article? वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आ जाए उत्तर तो बहुत बढ़िया, नहीं आए तो कोई बात नहीं, स्किप कर दीजिए। बहुत ही अद्भुत। प्रियंका, दिव्या, आशुतोष, अंकुश, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। अंजू, भोलेंद्र, सत्य प्रकाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे तो मतलब, क्योंकि मुझे ऑफलाइन में पढ़ाते हुए डर लगता है कि कैसा होगा जब समझ नहीं आएगा, लेकिन अद्भुत, बहुत बढ़िया। तो माना कि उसका 100 रुपए सीपी था, वो महोदय पहले बेच रहा था 25% के प्रॉफिट में, दैट मीन्स 125 रुपए में। अब वो कहता है कि अगर वो 20% कम में खरीदता, मतलब 80 रुपए में खरीदता, तो पहले प्रॉफिट पर गौर करो। 30% का प्रॉफिट, 80 का 30%, 24 रुपए महंगा बेचता, दैट मीन्स 104 रुपए। अब सभी ध्यान से देखो, बेचने की कीमत का कंपैरिजन। लगभग 21 रुपए सस्ता बेच रहा है वो, 21 रुपए सस्ता बेच रहा है, क्योंकि 100 रुपए की सीपी माना था, 10.5 रुपए सस्ता ही बेच रहा था रियल में। मतलब क्या प्राइस रहेगा? मतलब 50 रुपए उसका सीपी होगा। कोई बात नहीं, जो भी भयानक चेहरे वाले इमोजी भेज रहे हैं, मैं तुम्हारे प्रति भावुक हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि तुम्हारी आत्मा को भी भगवान शक्ति और शांति दे। 104, 30% का प्रॉफिट, 30% का प्रॉफिट, तो 80 रुपए में 24 रुपए जोड़ दिए। एक और ट्राई करो यदि कर सकते हो। ये खेल देखो, मैं बता दूं कि मैक्सिमम ये तो निकाल ले रहे हैं यहां तक, बस दिमाग से पैसा नहीं जा रहा है। आपको रुपए वाली बात बाद में सोचनी है। हाँ बिल्कुल, आप फार्मूले से, भाई मुझे क्या दिक्कत है, मुझे तो उत्तर चाहिए। फार्मूला मैंने बता दिया है, आप इससे भी उत्तर निकाल सकते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें उत्तर चाहिए बस। अगर 10.5 रुपए कम की जगह ज्यादा होता तो हमारे इक्वेशन में हम लिख देते कि भाई इतना कम आ रहा है तो ज्यादा लाने के लिए कितना माने, तो वो सेट होगा उसके अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं होता है कि आप अपनी मर्जी से डाटे में चेंज कर देंगे, तो वो ऑब्वियसली शुरुआत के डाटा बदल जाएंगे। लिखिए भला, ट्राई करिए। एक और सवाल, बहुत बढ़िया, अगर आपको इजी लगा तो अच्छी बात है। लिखना, ए मैन सेल एन आर्टिकल एट 5% प्रॉफिट, एक आदमी वस्तुओं को 5% लाभ में बेचता है। ए मैन सेल एन आर्टिकल at 5% profit if he had bought it at 5% less, यदि वह उसे 5% कम में खरीदता, if he had bought it at 5% less, यदि वह उसे 5% कम में खरीदता,
एंड सोल्ड इट टू ₹1 लेस, और 1 रुपए कम में बेचता, एंड सोल्ड इट टू ₹1 लेस, और 1 रुपए कम में बेचता, ही वुड हैव गेन 10%, तो भी उसे 10% का लाभ होता। ही वुड हैव गेन 10%, तो भी उसे 10% का लाभ होता। What is the CP of the article? वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत अद्भुत। दिव्या, अंकुश, गगन, अमित कुमार, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। आई थिंक मतलब अब उत्तर आ गया होगा। बहुत बढ़िया। मैं हल कर दे रहा हूं। सीपी माना 100 रुपए, प्रॉफिट 5%, अब 95 रुपए, %5 का प्रॉफिट, मतलब अभी 10% का प्रॉफिट, तो SP2 हो जाएगा 104.5। तो बेचने की कीमत में 50% का डिफरेंस, तो 100 रुपए माना तो 0.5 का डिफरेंस। वो तो कह रहा था कि 1 रुपए सस्ता था। दशमलव हटाकर एक 0 बढ़ा दिया। नहीं, मैं कहूंगा इसे याद मत रखिए, क्योंकि चीजें बदलती रहती हैं। बस लास्ट टाइप और चैप्टर की विदाई करिए। लिखिएगा लिखना। लास्ट टाइप मतलब बस एक तरीके से मिसलेनियस, कि कितने लोग पूरे चैप्टर को समझ पाए। लिखना। एक निर्माता अपनी प्रत्येक वस्तु को 40 रुपए की दर से बेचता है। एक निर्माता अपनी प्रत्येक वस्तु को 40 रुपए की दर से बेचता है। A manufacturer of a certain item can sell at the selling price of ₹60। 60 रुपए लिखना हिंदी वाले। एक निर्माता अपनी प्रत्येक वस्तु को 60 रुपए की दर से बेचता है। The manufacturer of a certain item can sell all he can produce at the selling price of ₹60। एक निर्माता अपनी प्रत्येक वस्तु को 60 रुपए की दर से बेचता है। It cost him ₹40, जिसे बनाने का खर्च 40 रुपए आता है।
जिसे बनाने का खर्च 40 रुपए आता है, एंड ही हैड ओवरहेड एक्सपेंसेस ₹3000 पर वीक, तथा उसे प्रति सप्ताह 3000 रुपए का अतिरिक्त खर्च आता है, एंड ही हैज ओवरहेड एक्सपेंसेस ₹3000 पर वीक, तथा उसे प्रति सप्ताह 3000 रुपए का अतिरिक्त खर्च आता है। In order to make 1000 rupees प्रॉफिट पर वीक, प्रति सप्ताह 1000 रुपए का लाभ कमाने के लिए, प्रति सप्ताह 1000 रुपए का लाभ कमाने के लिए, in order to make a profit at least ₹1000 per week, how many unit he must make and sell, तब वह कितनी वस्तुओं का निर्माण करके बेचे। पूरा प्रश्न पढ़ रहा हूं मैं फिर से हिंदी में। पहले, एक निर्माता अपनी प्रत्येक वस्तु को 60 रुपए की दर से बेचता है, उसे बनाने का उसे 40 रुपए की दर से खर्च आता है। वह प्रति सप्ताह कंपनी को चलाने के लिए 3000 रुपए का अतिरिक्त खर्च करता है। प्रति सप्ताह 1000 रुपए का लाभ कमाने के लिए वह कितनी वस्तुओं का निर्माण करके बेचे। A manufacturer sell all he can produce at the ₹60 each. It cost him ₹40 and he had overhead expenses ₹3000 per week. In order to make a profit of ₹1000 per week, how many unit he must make and sell? वह कितनी वस्तुओं का निर्माण करके बेचे। सवाल बहुत इजी है, बस आपको समझ में आना चाहिए, और यूपीएससी की पसंद का सवाल है ये। बढ़िया, देखो सवाल बहुत इजी इसलिए है भाई, 60 रुपए में बेचता है, 40 का खर्च मतलब 20 रुपए कमाता है एक पर। उसे कितना कमाना है, 3000 रुपए का खर्च भी निकालना है, 1000 रुपए का प्रॉफिट, टोटल 4000 कमाने हैं। तो 20 रुपए का प्रॉफिट एक को बेचने पर कमा लेता है, तो 4000 रुपए का प्रॉफिट कितनों को बेचकर कमा पाएगा। तो यदि वो 200 वस्तुएं निर्माण करके बेचे तो उसे इतना प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इसी के साथ लाभ और हानि नाम का ये टॉपिक समाप्त होता है। टाइटल डालिए एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ, लस और मस। इसे कल हम स्टार्ट करेंगे। एक मुझे छोटा सा काम है आज, तो कल हम इसे स्टार्ट करेंगे। कल डाउट भी देख लेंगे आप लोगों के। थोड़ा रिवीजन करते चलिए प्लीज, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा पहले थ्योरी पर ही ध्यान दीजिए। जो चीज मैंने आपको दी है, शीट्स मैंने जो आपको दी है, उसी को पहले बढ़िया से कवर करें। अगर आप रिवीजन ही कर ले और मेरी क्वेश्चन जो कॉपी में वही कर ले, तो आपको तकलीफ बहुत कम आएगी क्वेश्चनों में। तो पढ़ते चलिएगा, तो रिवीजन करते चलिएगा। सी सेट बुक और नोट्स इस महीने के एंड तक में आ जाएंगे। बाय।